नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन योरसेल्फ पर। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के अर्थ, परिभाषाएं, इसके विकास के चरण के बारे में। मनोविज्ञान का अर्थ। मनोविज्ञान का अर्थ है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कौन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है? साइकी तथा लोगस। जो साइकी शब्द है इसका अर्थ हो गया आत्मा तथा लोगस का अर्थ हो गया अध्ययन करना। अब दोनों का जो मतलब हो गया वो क्या हो गया? आत्मा का अध्ययन करना। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? मन का अध्ययन करना। अंग्रेजी में मनोविज्ञान को क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी और ग्रीक, यहाँ पर ग्रीक और आ जाएगा। ग्रीक भाषा की दो शब्दों से हुई है, साइके तथा दूसरा शब्द हो गया लोगस। साइकी का अर्थ है आत्मा तथा लोगस का अर्थ है अध्ययन। इस प्रकार साइकोलॉजी का अर्थ हो गया आत्मा का अध्ययन करना। साइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? आत्मा का अध्ययन करते हैं, अपने मन का अध्ययन करते हैं। लेकिन धीरे धीरे इस कार्य में परिवर्तन होता चला गया। पहले हम किसका अध्ययन कर रहे थे? इसमें जो मनोविज्ञान है इसमें हम किसका अध्ययन कर रहे थे? आत्मा का अध्ययन है। ये दो शब्द कौन से हैं? जो आत्मा, आत्मा का मतलब क्या हो गया? हमारे सोल से हो गया। और लोगस का अर्थ हो गया साइंस से। अब दोनों का क्या मतलब है? दोनों का मतलब हो गया सोल ऑफ साइंस। मतलब हमारा हो गया मन का अध्ययन। मन का अध्ययन या फिर आत्मा का अध्ययन। जब हम दोनों को मिला दे रहे हैं तो एक प्रकार से हमारा मन का अध्ययन बन गया या आत्मा का अध्ययन बन गया। धीरे धीरे इसी आत्मा में मन का अध्ययन किया गया, फिर चेतना का अध्ययन किया गया, इसके बाद में इसमें व्यवहार का अध्ययन किया गया। अब जब व्यवहार की बात आ जा रही तो व्यवहार में हम किसका अध्ययन करते हैं? व्यवहार में हम अध्ययन करते हैं अपने व्यवहार का, सामने वाले इंसान का हमारे प्रति कैसा व्यवहार है। जब एक बालक, अब हम बालक के बारे में अध्ययन करें, कोई बालक है जब वो जन्म लेता है तो क्या करता है? अपने घर में किसी के बारे में बिहेवियर का तो नहीं उसको ज्ञान होता है, हम उसको सिखाते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा करना चाहिए, बड़ों के प्रति कैसा बिहेवियर करना चाहिए, छोटों के प्रति कैसा करना चाहिए, या फिर आपके पेरेंट्स हैं तो उनके सामने आपको कैसा बिहेवियर करना चाहिए। जब ये चीज़ें छोटी छोटी बातें वो अपने घर से ही सीखने लगता है। स्टार्टिंग होती है हमारी घर से ही होती है। इसके बाद में जब हम बाहर जाते हैं, सामाजिक थोड़ा सा सोशल होते हैं, तो जो बच्चे होते हैं पहले तो माँ ही होती है जो उन्हें सिखाती है। इसके बाद में वो स्कूल जा रहे होते हैं, फिर वो अपने टीचर से सीखते हैं। उनका बिहेवियर जैसे बच्चों के प्रति होता है वैसे ही वो क्या करते हैं, अपने घर पर आते हैं। घर पर आने के बाद में अपने बड़ों से या फिर छोटों से उसी प्रकार से बिहेवियर करते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं? वो तो अपने टीचर की बात ही मानते हैं सबसे ज़्यादा। जब पढ़ने जाएंगे, नहीं नहीं मेरे टीचर ने तो ऐसे ही बताया था, ऐसा ही बिहेवियर करना है। मतलब बड़ों के साथ अगर बोल दिया है कि बड़े के क्या करना है, सुबह उठ करके हमें चरण स्पर्श करना है, तो वो क्या करेंगे? चरण स्पर्श करेंगे ही। अगर जो बता दिया कि नहीं ये काम करना नहीं है, ये काम गलत है, चोरी करना गलत है, तो पेरेंट्स की बात तो नहीं मानेंगे, लेकिन उनकी टीचर ने बोल दिया तो फिर क्या करेंगे? उनकी बात ज़रूर वो मानेंगे। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों के सामने जो है अपना व्यवहार जो है हमेशा सही रखना चाहिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? मनोविज्ञान के विकास के चरण के बारे में। विज्ञान के विकास के चरण। मनोविज्ञान के जो विकास के चरण थे वो 4 होते हैं। पहला हमारा कौन सा था? 16वीं शताब्दी। अब 16वीं शताब्दी में इसमें किसका? 16वीं शताब्दी में इसमें किसका अध्ययन किया गया था? इसमें हमारा आत्मा का अध्ययन किया गया था। फिर आ गई दूसरी जो हमारी शताब्दी थी 17वीं। अब 17वीं शताब्दी में किसका अध्ययन किया गया था? 17वीं शताब्दी में हमारे मन का अध्ययन किया गया था। इसके बाद हमारी तीसरी शताब्दी आ गई 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में हमें किसका अध्ययन किया गया था? 19वीं शताब्दी में हमारे चेतना का अध्ययन किया गया था।
और चौथी हमारी शताब्दी आ गई, ये कौन सी हो गई? इसमें किसका अध्ययन किया गया था? इसमें जो था हमारे व्यवहार का अध्ययन किया गया था। तो मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जा रहा है अभी तक की? व्यवहार का अध्ययन। अब हम पढ़ेंगे वुडवर्ड के अकॉर्डिंग। अब वुडवर्ड के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ेंगे? वुडवर्ड थे वो व्यक्ति थे या वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमें व्यवहार, जो हमारा मन का विज्ञान था, इसको चेंज कर करके किस में परिवर्तन कर दिया? व्यवहार में। अब हम किसको पढ़ रहे हैं? अब जो साइकोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन कर रहे हैं? अपने व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। तो इन्होंने पहले सर्वप्रथम क्या किया था? इन्होंने सर्वप्रथम अपनी आत्मा, जो आत्मा था, इन्होंने बताया कि पहले हम क्या करते हैं? अपनी आत्मा होती है, जो हमारे अंदर आत्मा है, इसका क्या करेंगे? परित्याग कर देंगे। फिर उन्होंने बताया अपने मन का क्या करेंगे? परित्याग कर देंगे। इसके बाद में क्या करेंगे? जो तीसरी स्टेज थी हमारी चेतना, जो 19वीं शताब्दी में थी, ये चेतना। फिर हम क्या कर देंगे? चेतना का क्या कर देंगे? इसका भी परित्याग कर देंगे। लेकिन वर्तमान समय में जिसको हम संजोए हुए हैं वो कौन सा है? व्यवहार। तो हम किसका अध्ययन करते हैं अभी मनोविज्ञान में? व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के विकास। अब मनोविज्ञान के जो विकास हैं इसमें हमारा 17वीं शताब्दी में किसका विकास हो गया था? 18वीं और 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में किसका विकास हो गया था? इसके जनक कौन है? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमारे एग्ज़ाम में आएंगे, टेट में आ जाएंगे, आपके सीटेट में आ जाएंगे, बीएड में आ जाते हैं। जो आजकल जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं सभी में ये चैप्टर है मनोविज्ञान से आपके रिलेटेड क्वेश्चन, वो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे? चरण। मनोविज्ञान के विकास के चरण। तो पहला चरण हमारा कौन सा था? आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन था, ये किस सन में हुआ था? 16वीं शताब्दी में। आत्मा का अध्ययन किस शताब्दी में हुआ था? 16वीं शताब्दी में हुआ था। तो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि आत्मा का अध्ययन किस शताब्दी में हुआ था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 16वीं शताब्दी में। ठीक है। अब इसके जनक के बारे में अगर हमसे पूछ रहा है कि आत्मा का अध्ययन, इसके जनक कौन कौन थे? तो इसके सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और डिकार्टे। अब हमारा जब क्वेश्चन आएगा कि आत्मा के अध्ययन में जो आत्मा होती है वो कैसी होती है? तो आत्मा के अध्ययन में आत्मा कैसी होती है? अमूर्त होती है। अब अमूर्त इसको क्यों कहा गया है? अमूर्त उसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देती है। अगर हम आत्मा का अध्ययन कर रहे हैं तो क्या हमें ये दिखाई देती है? अमूर्त और मूर्त में क्या अंतर होता है? जब हम अपने सामने किसी चीज़ को देख पा रहे हैं तो मतलब होता है कि वे हम अपनी आँखों से मूर्त रूप में देख रहे हैं। अगर नहीं देख पाते हैं तो वो उसका मतलब क्या हो गया कि हमारे सामने तो ये वस्तु है नहीं, तो अमूर्त हो गई, जो हमें दिखाई ना दे। तो आत्मा कैसी हो गई? अमूर्त हो गई। चौथा पॉइंट हमारा हो गया आत्मा पर अध्ययन करना संभव नहीं है। तो क्या हम आत्मा पर अध्ययन कर पा रहे थे? आत्मा पे अध्ययन तो नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से हमें 16वीं से 17वीं शताब्दी की ओर बढ़ना पड़ा। जब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी की ओर, तो इसमें जो इम्प्रूवमेंट हुआ आत्मा, अब आत्मा से हम बढ़कर के किसकी ओर चले गए? मन की ओर चले जाएंगे। तो इस पे जब कोई अध्ययन नहीं किया जा सका तो इसे रिजेक्ट कर दिया गया या फिर इसे अस्वीकार कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा मन का अध्ययन। अब 17वीं शताब्दी आ गई। 17वीं शताब्दी में इसमें हम किस चीज़ का अध्ययन कर रहे थे? मन का अध्ययन कर रहे थे। अपने माइंड में जो मस्तिष्क, मन, इसका अध्ययन कर रहे थे। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 17वीं और 18वीं शताब्दी में। अब हमारा क्वेश्चन आ जाएगा मन का अध्ययन किस शताब्दी में हुआ था? तो हमारा जवाब होगा 17वीं या 18वीं। ये दोनों ही
याद रखेंगे। इसके बाद पूछ लेगा मन के अध्ययन के जनक कौन है। तो मन के अध्ययन की जनक कौन है? मन के अध्ययन की जनक है पोम्पोनोजी। अब हमारा क्वेश्चन आ जाएगा मन हमारा कैसा होता है। तो हमारा मन कैसा होता है? अमूर्त होता है, क्योंकि मन भी हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये क्या हो जाएगा? अमूर्त हो जाएगा। अब इसके क्वेश्चन बात करेगा मन के अध्ययन के समर्थक के बारे में। तो हमारे जो मन के अध्ययन के समर्थक हैं ये कौन है? जॉन लॉक और थॉमस रोड नहीं, ये रीड होगा। इसके समर्थक कौन कौन हो जाएंगे? जॉन लॉक और थॉमस रीड। पांचवा पॉइंट है हमारा, इस पर अध्ययन नहीं किया जा सकता था, इसलिए इसे रिजेक्ट कर दिया गया। अब हमारा जब 16वीं शताब्दी से बढ़े आगे की ओर, तो आगे हम 17वीं शताब्दी की ओर। 17वीं शताब्दी में हमारा मन का अध्ययन हो गया, लेकिन मन का अध्ययन भी यहाँ पर क्या था? किया नहीं जा सका, इसीलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया या फिर अस्वीकार कर दिया गया। आगे हम पढ़ेंगे चेतना का अध्ययन या फिर चेतना का विज्ञान। चेतना का अध्ययन या फिर चेतना का विज्ञान, इसका जो समय था वो कौन सा था? 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान, जो चेतना का विज्ञान आया, ये किस शताब्दी में आएगा? जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि चेतना का अध्ययन किस समय किया गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी में। इसके फिर पूछा जाएगा इसके जनक कौन है। क्वेश्चन आ जाएगा चेतना का अध्ययन, इसके जनक कौन थे? तो इसकी चेतना के अध्ययन के जनक कौन थे? विलियम वुंड। ये हमारा वुंड है। एक और आ जाएगा इसमें, जेम्स टिचनर यहाँ पर होगा। फिर इसके समर्थक के बारे में अगर पूछेगा तो इसके समर्थक हो जाएंगे विलियम जेम्स। का आंतरिक भाग, चेतना कैसी होती है? मूर्त होती है। इसको हम अप्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हैं। इसके अंतर्गत चेतना के आंतरिक भाग का अध्ययन किया जाता है। बाह्य भाग का अध्ययन करते हैं, लेकिन आंतरिक भाग का अध्ययन नहीं करते हैं हम लोग, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। अब हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान की बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो अभी तक की है, व्यवहार का अध्ययन। ये कब शुरुआत हुआ था? 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में आ गया व्यवहार का। 20वीं शताब्दी में आ गया व्यवहार का अध्ययन। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया इसमें। इसका जब पूछा जाए 20वीं शताब्दी में किसका अध्ययन किया गया? व्यवहार का अध्ययन किया। मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया गया। इसके जनक के बारे में पूछेगा तो इसके जनक कौन थी? वाटसन। जो अभी क्या इन्होंने जब व्यवहार का अध्ययन किया था तो व्यवहार के बारे में इन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि व्यवहार का अध्ययन अभी तक क्यों चल रहा है। व्यवहार का अध्ययन इसलिए चल रहा है, ना तो हम अपने मन को देख पा रहे हैं, ना ही अपनी चेतना को देख पा रहे हैं, ना ही अपनी आत्मा को देख पा रहे हैं, लेकिन हम व्यवहार को देख पा रहे होते हैं। इसीलिए अभी तक के जितने भी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने व्यवहार का अध्ययन किया था। उसी के अकॉर्डिंग हम अपने सामने वाले की माइंड में क्या चल रहा है, उसका माइंड दुखी है, हैप्पी है, या फिर ये सब व्यवहार के द्वारा ही जान लेते हैं। तो सामने से बैठते हैं उसके माइंड को, तभी कहते हैं साइकोलॉजी पढ़ने से हमें सामने वाले का क्या अध्ययन किया जा रहा है? व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है। इसके समर्थक के बारे में जान लेते हैं। इसके समर्थक हैं थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल और भी अन्य आ जाएंगे। पहला हमारा आ गया स्टीफन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्टीफन। अब स्टीफन ने क्या बताया है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। इन्होंने क्या बताया है? स्टीफन ने क्या बताया है? शिक्षा मनोविज्ञान है शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन।
तो शैक्षिक विकास का जब क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तो इसका मतलब एक बालक हो गया जब से वो अपने लिए शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है, वो चाहे घर से हो या फिर बाहर से हो, कहीं ना कहीं से तो शिक्षा वो ग्रहण कर रहा होता है। तो उसका जो लगातार अध्ययन होता है, और लगातार अध्ययन क्या हो गया, बिहेवियर हो गया, व्यवहार हो गया। हम अपने सामने किसका अध्ययन करेंगे, व्यवहार का ही अध्ययन करेंगे। तो ये हमारे स्टीफन इन्होंने क्या बताया, शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन। क्रमबद्ध लग गया, इसका मतलब जितना भी हम लोगों ने सीखा है जन्म से लेकर के जो वृद्धावस्था तक चीज़ें जा रही हैं, मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं, सीखते ही रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जन्म ले लिया अब बालक ने 2 साल बाद सीखना किया है कुछ भी, तो सीखता तो वो कब से है, जन्म से ही है। चाहे रोना हो गया इंद्रियों के माध्यम से, अब उसको पता रहता है कि जब हम रोएंगे तो फिर हमें खाने को मिलेगा। अब उसका भोजन क्या होता है, दूध होता है। माँ भी उस पर तभी ध्यान देती है जब रोएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, रोना जो हो गया ये उसका क्या हो गया, अब एक बार उसको खाने को कुछ मिल गया, जब वो दूध पीने को उसको पहली बार में ही मिलेगा तो उसने अब जानने लगा कि अपने माइंड से उसको आ गया कि अब मुझे रोना है, रोने से मेरी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं। उसकी माँ उसके रोने से, हंसने से, सारे व्यवहार, जब उसका व्यवहार ही देख करके जानती हैं कि बच्चे को क्या ज़रूरत है। अब स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित है। अब इसमें कुछ की पॉइंट भी होते हैं, एग्जाम में आ गया आपके डिफिनीशन दे दी जाएगी। तो शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है, इसको आप याद रख सकते हैं की पॉइंट में। जहाँ पर शाखा आ जाए तो इसका मतलब है स्किनर के अनुसार शिक्षण तथा अधिगम से, शिक्षण या अधिगम, ये 3 कीज पॉइंट जो हैं ये इंपॉर्टेंट आपकी डिफिनेशन है, इसको आप याद करें। फिर हमें क्या बताया है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर के, अब जन्म से लेकर के किसका अध्ययन करते हैं, वृद्धावस्था तक, उसके अनुभवों, वर्णन या व्याख्या। वर्णन और व्याख्या हम किसकी करते हैं, व्यवहार की ही तो करते हैं कि उसने जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक क्या क्या सीखा है। तो ये इसमें किसका अध्ययन किया गया है, इसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो अनुभव होते हैं, अनुभव जो हो गया ये एक दिन में तो आता नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को स्टार्ट करेगा तो धीरे धीरे जैसे कि उसका टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे वो धीरे धीरे अपने व्यवहार में, अपने कार्य में, कार्यशैली में इम्प्रूवमेंट करता है। उसी में क्या करते हैं, अनुभव उसको बोलते हैं। चौथे आगे हमारे वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान का व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। जो मनोविज्ञान है वो क्या है, व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। जब हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो इसमें बताया जाता है कि हम मनोविज्ञान में किस तरह से अपने व्यवहार को दूसरों के सामने करना है, चीज़ों को कैसे इजी बनाना है, ये भी हम इसका जब अध्ययन करेंगे। कोई भी व्यक्ति यदि मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहा है तो वो अपने व्यवहार को कैसे परिवर्तित करना है, कैसे हमें सबके सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है, ये भी सीखेगा बहुत ही जल्दी। किसी ने भी अगर मनोविज्ञान पढ़ रखी है तो सामने वाले की, तभी सब क्या बोलते हैं, अगर साइकोलॉजी का टीचर है तो ये सामने वाले की क्या सारी फीलिंग से जान लेगा, चाहे वो सैड हो, चाहे वो हैप्पी हो, चाहे वो एंग्री हो। तो ये सारे जो बिहेवियर हैं वो किसके सामने आ जाते हैं, सामने वाले के सामने आ जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे वुडवर्थ के अनुसार। अब वुडवर्थ ने क्या बताया, मनोविज्ञान जो है ये वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का किसका अध्ययन किया जा रहा है, यहाँ पर व्यक्ति की क्रियाओं। जो चौथी डिफिनेशन आ गई हमारी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। व्यवहार का निश्चित विज्ञान है मतलब हमें व्यवहार का जो निश्चित, मतलब किसी के सामने हमें कैसा व्यवहार करना है, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, कैसा भी आपके साथ हो जाए तो उसका सामने वाले पर इफेक्ट ना पड़े। अपने आप को हमें कैसे अपने लिमिट में रखना है, इसका भी अध्ययन कह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो
5वां है वुडवर्थ के अनुसार। अब वुडवर्थ ने क्या बताया है? वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन। जब कोई बालक वातावरण में रहता है, यदि वो अच्छे वातावरण में रह रहा होता है तो अच्छी चीज़ें सीखता है, अगर वो बुरे वातावरण में रह रहा होता है तो बुरी चीज़ें सीखता है। ये सब किस पर निर्भर करता है? ये सब निर्भर करता है वातावरण पर। अगर आप उसको अच्छे माहौल में रख रहेंगे तो अच्छी चीज़ें सीखेगा, अगर बुरे माहौल में रख रहे हैं तो बुरी चीज़ें सीखेगा। अब आ जाएगा मन के अनुसार। मन ने क्या बताया है? मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज। अब व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, ये किसने बताया? मन के अनुसार। फिर जो हमारी 7वीं डिफिनीशन आ जाएगी मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान है। अब मनोविज्ञान में इसका की पॉइंट हमारा हो गया जीवित वस्तुओं के व्यवहार। जब लोग जीवित रहेंगे तभी तो हम उनके व्यवहार का अध्ययन कर पाएंगे। अगर इंसान ही नहीं जीवित है तो हम किसका अध्ययन करेंगे? अब हम पढ़ेंगे परीक्षा की दृष्टि से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। अब ये देखिए विलियम वुंड, जो विलियम वुंड थे, उन्होंने अपने कॉलेज में साइकोलॉजी की लाइब्रेरी थी, फर्स्ट टाइम जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था? आत्मा पर किया था। सन इसका पूछे तो 1879 में इन्होंने पहली बार अपनी साइकोलॉजी की लैब में पहला प्रयोग किया था। 1879 सन 1879 में जर्मनी में विलियम वुंड ने विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी, जिसका नाम साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट था, तथा इसमें किसका अध्ययन किया था? इनका विषय क्या था? मन। इन्होंने मन पर अध्ययन किया था। तो हमारी परीक्षा में एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे कि कौन से सन में प्रथम प्रयोगशाला का, मनोविज्ञान में प्रथम प्रयोगशाला कब सन 1879 में जर्मनी में विलियम वुंड ने विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी, जिसका नाम था साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। इस पर इन्होंने किसका अध्ययन किया था? इस पर इन्होंने मन का अध्ययन किया था। अब हमारी परीक्षा में इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आने वाले हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन हो गया मनोविज्ञान जी की जो प्रथम प्रयोगशाला थी वो कब स्थापना इसकी की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1879 में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप पूछे कहाँ पर गई थी? जब मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला पूछे कहाँ पर स्थापना की गई थी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। आप पूछे मनोविज्ञान में प्रयोगशाला प्रथम बार किसने की थी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो विलियम वुंड ने की थी। आप पूछेगा एग्ज़ाम में कि प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना जो थी इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। और इसका जब विषय पूछे तो विषय क्या था? इसका विषय था मन। अब हम दूसरा पॉइंट जानते हैं। अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तीसरा पॉइंट हमारा आएगा साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था वो किसने किया था? रुडोल्ड गोयलक ने किया था। चौथा पॉइंट हमारा आ जाएगा ये एग्ज़ाम, ये जितने भी पॉइंट हैं आपके ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं, पहले भी ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं, अभी तक भी आ रहे हैं। जितने भी आपके
एग्ज़ाम टेट हो गए, सी टेट हो गए, जो बीएड में बच्चे पढ़ रहे होते हैं उसकी दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, लेकिन टेट सी टेट में ये ज़्यादा आते हैं। फिर हमारा चौथा पॉइंट हो गया भारत में प्रथम मनोविज्ञान। जब भारत में बात कर रहा है प्रथम प्रयोगशाला की, तो ये कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय। इसमें अध्ययन क्या किया गया? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया गया। पांचवा पॉइंट हमारा आ गया शिक्षा में मनोवैज्ञानिक। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का जो श्रेय था वो किसको गया था? रूसो को। हमारा छठवां पॉइंट आ जाएगा मनोविज्ञान। छठवां पॉइंट आ जाएगा, पूछेगा अब शिक्षा में मनोविज्ञान की प्रवृत्ति लाने का श्रेय किसको गया था? रूसो को गया था। अब हमारा छठवां पॉइंट है, इसमें पूछ रहा है मनोविज्ञान का जनक किसको कहा गया? तो जो मनोविज्ञान का जनक था वो विलियम जेम्स को कहा गया। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्या है? जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को माना जाता है, क्योंकि थॉर्नडाइक थे, इन्होंने क्या किया था? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। ये क्या थे? थॉर्नडाइक जो थे ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे।